एक वीडियो वायरल है। आजकल ऐसे ही वीडियो वायरल होते हैं। कर्नाटक का बेंगलुरु चंदापुर की एसबीआई ब्रांच एक कस्टमर बैंक मैनेजर को कन्नड़ में बात करने के लिए कहता है। बैंक मैनेजर साफ मना कर देती है। I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ This is India. I will never speak Kannada. फिर कस्टमर कई बार कहता है। ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ This is India. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ I ಕನ್ನಡ will not- ಫಸ್ಟ್ वीडियो वायरल होता है। कोई बैंक मैनेजर का समर्थन करता है तो कोई राजनीति प्रेरित भाषाई कट्टरता का। रातों रात महिला बैंक मैनेजर का तबादला हो जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की निंदा दर्ज हो जाती है और उनके ही शब्दों में मैटर क्लोज हो जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में चिप्स की दुकान पर काम करने वाले आदमी को मराठी सीखने की चेतावनी दी जाती है। जब दुकानदार बताता है कि वो यूपी का है तब उसे धंधा बंद करने की धमकी दी जाती है। जब वो कहता है एक दिन में कैसे मराठी सीखूंगा तब उसे हिंसा की धमकी दी जाती है। कल से मेरे को मराठी आना चाहिए नहीं तो ये तेरा शटर बंद। मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना मराठी। ऐसे ही मुश्किल से 15 दिन पुरानी बात होगी। मुंबई में एक डोमिनोज डिलीवरी एजेंट ऑर्डर लेकर पहुंचता है। ऑर्डर करने वाले पति पत्नी भुगतान करने से ही मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि डिलीवरी बॉय ने मराठी में बात नहीं की। थोड़े और पीछे चले जाते हैं। मुंबई के ही ठाणे में एक बाइक पर 3 लोग सवार थे जिसमें 2 महिलाएं थीं। महिला ने एक इंसान को रास्ते से हटने के लिए कहा। उसकी गलती महज इतनी थी कि उसने ये बात मराठी की जगह अंग्रेजी में कह दी, एक्सक्यूज़ मी। उनके साथ खूब मारपीट हुई। मारपीट करने वाले भाषाई मद में इतना चूर थे कि भूल गए एक महिला के हाथ में 9 महीने का बच्चा है। इसके पहले महाराष्ट्र के एक बैंक कर्मचारी की मराठी न बोलने पर पिटाई हुई थी। इसी तरह डीमार्ट का कर्मचारी मराठी में बात नहीं कर पाया तो उसे कई थप्पड़ मारे जाते हैं। कान पकड़कर सॉरी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक सोसाइटी के गार्ड के साथ मारपीट की गई क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। बाद में पता चला कि जिस इंसान ने गार्ड पर मराठी नहीं बोलने का आरोप लगाया उसका गार्ड से निजी विवाद था। तो कुछ ये हाल है देश का, देश के लोगों का, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु बोलने वालों का। हमने सिर्फ कुछ घटनाएं बताईं। अगर पिछले चंद महीनों पर गौर किया जाए तो इस तरह की तमाम घटनाएं नजर आ जाएंगी। कहीं हिंदी के बोर्ड उखाड़े जाते हैं, कहीं किसी नौकरी पेशा आम इंसान को थप्पड़ मार दिया जाता है जो अपने घर से बहुत दूर आजीविका की खोज में खून पसीना एक करके हर दिन संघर्ष कर रहा है। अगर एसबीआई की घटना को संविधान के चश्मे से देखा जाए तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल 2 भाषाएं जानना अनिवार्य हैं, हिंदी और अंग्रेजी। आरबीआई के दिशा निर्देशों में भी कोई अनिवार्यता नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को किसी राज्य की स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। हाँ, स्थानीय भाषा के उपयोग का सुझाव आरबीआई सरकारी और प्राइवेट बैंक ज़रूर देते हैं। और क्या पहले बैंक कर्मचारी गैर हिंदी भाषी राज्यों में काम नहीं करते थे? पहले कभी ऐसी शिकायत तो नहीं आई? पहले कभी बैंक कर्मचारियों को ऐसा उत्पीड़न झेलने को नहीं मिला कि स्थानीय भाषा नहीं आती तो सीधा तबादला? और अगर इतनी ही परेशानी है तो बैंक का बहिष्कार कर दीजिए, कंपनीज को बॉयकॉट कर दीजिए, न उनके यहाँ नौकरी कीजिए और न ही उनसे सामान खरीदिए। व्यापार और संवाद सब बंद कर दीजिए। काम करने वाले एक आम इंसान के सामने शक्ति प्रदर्शन क्यों करना है? आखिर साबित ही क्या होता है उससे? उल्टा पता चल जाता है कि मराठी जैसी सुंदर भाषा की वकालत करने वालों का बौद्धिक स्तर क्या है। यही बात कन्नड़ भाषा के पैरोकारों पर लागू होती है। हिंदी में लगे बोर्ड्स पर कालिख पोत देना, हिंदी बोलने वालों से लड़ना और कन्नड़ न बोलने वालों को अपमानित करना, ये एक सभ्य समाज की पहचान तो कतई नहीं है। क्या मराठी समुदाय के लोग बाहर काम करने नहीं जाते? अगर नोएडा या गुरुग्राम की आईटी फर्म में काम करने वाले मराठी से कहा जाए ये हरियाणा है, यहाँ हरियाणवी में बात करनी पड़ेगी, क्या ये सही होगा? अगर एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में काम करता है और उसे कहा जाए कन्नड़ नहीं चलेगी, मराठी में बात करो, क्या ये सही होगा? या ये सही होगा कि एक मराठी भाषी के साथ राजस्थान में मारपीट की जाए अगर वो मारवाड़ी में बात न कर पाए? या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि कन्नड़ भाषी के साथ हिमाचल प्रदेश में मारपीट की जाए अगर वो कांगड़ी न बोल पाए? प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए ऐसा तो कोई कानून भी नहीं है कि उन्हें स्थानीय भाषा सीखनी ही पड़ेगी। स्थानीय भाषा सीखने से काम ज़रूर आसान हो जाता है, पर कोई कानून उन्हें स्थानीय भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं करता। इसके लिए भी भाषाओं के अराजक ठेकेदारों को कंपनीज से लड़ना चाहिए, कंपनीज को एड्रेस करना चाहिए
कि वो मराठी और कन्नड़ जैसी भाषाओं को लेकर कोई कदम उठाएं। नहीं तो चुनाव लड़ लीजिए, सरकार का हिस्सा बनिए या सरकार में आइए और कानून बना दीजिए। क्या वो आपके बस का है? वो भी नहीं है तो सरकार से मांग करिए कि स्थानीय भाषाओं को लेकर कोई कानून बना दे। मान भी लेते हैं कि कानून बना दिया जाता है, ग्लोबल और इंटरनेशनल कंपनीज का क्या होगा, जिन्हें नहीं पता कि मराठी और कन्नड़ नहीं बोलने पर थप्पड़ चलने लगते हैं? देश में कहीं भी रहने और काम करने के अधिकार का क्या हुआ? कहाँ गया वसुधैव कुटुंबकम? दुनिया को छोड़िए, आप अपने देश के लोगों को ही परिवार नहीं मान पा रहे हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में ऐसी मांग कितनी तर्कसंगत और व्यावहारिक है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्तर भारतीयों की नियुक्ति न हो। एक और बात, मान लीजिए केंद्र सरकार या बैंक के कर्मचारी की नियुक्ति आज केरल में है तो वो मलयालम सीखे, कल कर्नाटक में है तो वो कन्नड़ सीखे, परसों तमिलनाडु में है तो तमिल सीखे, फिर महाराष्ट्र में है तो मराठी सीखे। हर इंसान हर साल नई भाषा सीख लेगा क्या? इतना तो भाषाओं पर शोध करने वाले नहीं सीख पाते। फिर इंसान नौकरी ही कर सकता है या भाषा ही सीख सकता है? असल में भाषा की ज़मीन पर जो लड़ाई हो रही है, इसमें जीत या हार जैसा कुछ है ही नहीं। एक तरफ देश कहाँ जा रहा है तो दूसरी तरफ देश के कुछ लोग इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब तो ऐसे ईयरबड्स आ रहे हैं जिसमें सामने वाला स्पेनिश बोलेगा पर आपको हिंदी अनुवाद सुनाई देगा। ऐसे गॉगल्स आ रहे हैं जिसमें लिखा अंग्रेजी में होता है पर नज़र तमिल में आता है। आजकल एआई से भाषाई जटिलता कितनी सरल हो चुकी है, पर हम क्या कर रहे हैं? तमिल, कन्नड़ और मराठी। गौर कीजिए, ऐसे विवादों की भेंट कौन चढ़ता है? किसे झेलना पड़ता है? ठेले वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, दुकानदार, डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ तक कि मजदूर, जिनके पास प्रतिरोध का विकल्प नहीं होता, जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वो जानते हैं कि उनके साथ ये करना आसान है। अभी के लिए तो बस उम्मीद की जा सकती है कि ये भाषाई उत्पाद किसी बड़े बवाल की शक्ल ना ले। भाषा का सम्मान करना और उसे बढ़ावा देना गलत नहीं है, भाषा के लिए लड़ना गलत नहीं है, पर भाषा के लिए लोगों से ही लड़ते रहना बेशक गलत है। जितने लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं, चाहे तमिल हों, मराठी हों या कन्नड़ हों, इनमें से कितने लोग अपनी भाषा की समझ रखते हैं? कितने लोग बिना कोई गलती किए उसे लिख और पढ़ सकते हैं? अगर भाषा के प्रति इतने ही समर्पित हैं तो उन्होंने आज तक अपनी भाषा के लिए क्या किया, मारपीट करने के अलावा? कितने अभियान चलाए या भाषा का कितना प्रचार प्रसार किया? दरअसल भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, लोगों की पहचान और संस्कृति से जुड़ा विषय है। सभ्यताओं की नींव भाषाओं पर टिकी होती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के अस्तित्व और गर्व से जुड़ा पहलू है। इसलिए मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना है कि हिंदी के प्रभाव से उनकी भाषा और संस्कृति का नुकसान होगा। देश में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर जैसे राज्य हैं। वहाँ की भी अपनी संस्कृति है, भाषा है, पर वहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है। इसलिए इसे कभी उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसका सबसे सहज समाधान है कि भाषा को बंधन न बनाया जाए। बच्चों को अपनी पसंद के आधार पर चुनाव का अधिकार दिया जाए। कुछ समय बाद जब वो बड़ी क्लास में पहुँचें तब उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हैं। भाषा के नाम पर आए दिन हिंसा करने वालों को सोचना चाहिए कि देश के नौकरी पेशा वर्ग का इस लैंग्वेज वॉर से क्या लेना देना। आप किसी युवा से पूछ कर देखिए, भाषा विवाद क्या है? वो ना तो ऐसे किसी विवाद में पड़ना चाहता है और न ही ऐसे विवादों को बढ़ावा देता है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य रोजगार की तलाश में जाते हैं, कभी कभी शिक्षा के लिए भी जाते हैं। जिस राज्य में IIT, NLU या निफ्ट जैसे संस्थान नहीं हैं, उसे तो अपना शहर छोड़ना ही पड़ेगा। उसे मराठी या कन्नड़ नहीं आएगी तो क्या उस बच्चे के साथ मारपीट होनी चाहिए? भाषा सिखाने के लिए पहल करना, अभियान चलाना, जागरूकता फैलाना, ये तो समझ आता है, पर भाषा के लिए मारपीट करना, इसे कैसे समझा जाए? अब हिंदी के नज़रिए से भी बात समझ लेते हैं। सरकार को अगर हिंदी थोपनी होती तो आज ये अनिवार्य भाषा होती। सच्चाई यही है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी कामकाज की भाषा अंग्रेज़ी ही है। सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें तो किसी निजी कंपनी में हिंदी का नामो निशान तक नहीं मिलता है। हिंदी का दायरा ज़रूर बढ़ा है, पर आज तक हिंदी किसी पर थोपी नहीं गई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नाम के सिटीजन लेड सर्वे में पता चला था कि 5वीं क्लास के 60% बच्चे अपनी मातृभाषा में दूसरी क्लास की किताब ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे। 1968 में भी जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनी तब तय हुआ कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी पढ़ेंगे और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे। पर ऐसा हो पाया क्या?
महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों के नेता हिंदी से कितनी ही घृणा कर लें, पर हिंदी से जुड़े तमाम सच झुठलाए नहीं जा सकते। हिंदी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में एक हथियार की तरह काम किया। आजकल इसी देश के लोग अंग्रेज़ी को हिंदी से ऊपर रखते हैं, पर देश के लोकतंत्र के लिए ज़्यादा सही और ज़रूरी क्या था? हिंदी न होती तो क्या आज़ादी इतनी आसान होती? इतने बड़े बड़े आंदोलन जो हिंदी अखबारों के पन्ने पर आग की तरह लोगों के बीच फैले, कभी संभव हो पाता क्या? हिंदी थी तो गांधी और बोस थे, हिंदी न होती तो बॉलीवुड होता क्या? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन होते, हिंदी बोलने वाले एक से बढ़कर एक उम्दा अभिनेता होते। हिंदी न होती तो पुष्पा फिल्म की इतनी शानदार डबिंग हो पाती, रह जाती एक तेलुगु फिल्म बनकर। क्यों रॉकी भाई की फॉलोइंग कर्नाटक तक सीमित नहीं है? दक्षिण भारतीय फिल्म्स को जितना प्यार हिंदी के दर्शक दे रहे हैं वो सच है, या दक्षिण भारतीय भाषाएं न बोल पाने वाले लोगों पर अत्याचार सच है? जिस एरिया को देश की नज़र में हिंदी पट्टी माना जाता है वो असल में हिंदी पट्टी है भी नहीं, क्योंकि वहाँ हिंदी से ज़्यादा पसंद और बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अवधी है, ब्रज है, मैथिली और भोजपुरी है। असल में हिंदी पट्टी जैसा है ही क्या? यहाँ केवल हिंदी के जानकार नहीं पाए जाते, उनकी अपनी मातृभाषा है, वो अपने घरों में, समाज में और आसपास हिंदी में बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में हिंदी का उपयोग बहुत ही कम होता है। यहाँ हिंदी की वही स्थिति है जैसे उत्तराखंड या हिमाचल जैसे राज्यों में है। इन बातों के बावजूद हिंदी का दायरा बढ़ा ही है। 2001 की तुलना में 2011 में हिंदी बोलने वालों की आबादी 25% बढ़ी थी। ये बढ़ोतरी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा थी। देश में 40% से ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। भारत जैसे विविध देश में ये प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रतिशत की तुलना तमिल, कन्नड़, मराठी, तेलुगु और मलयालम से की जाए तो इनका प्रतिशत काफ़ी कम निकलेगा। ऐसे में दक्षिण भारतीय नेताओं और जनता का असुरक्षित महसूस करना गलत नहीं है। ऐसी सूरत में उन्हें अपनी भाषा को और बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, न कि लोगों के साथ मारपीट करनी चाहिए। ऐसे तो हिंदी भाषियों के मन में इन भाषाओं के प्रति सम्मान कम और घृणा अधिक होगी। हिंदी कभी कट्टरता की भाषा नहीं रही। हिंदी का स्वभाव सार्वभौमिक है, एक ईमानदार भाषा, रवानगी और अल्हड़पन की भाषा। इस भाषा में कई भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए ये विस्तार की भाषा है। ये भाषा अस्वीकार नहीं करती, सभी को स्वीकारती है। एक उदाहरण से समझते हैं, भोजपुरी को ही देख लीजिए। इस भाषा में न जाने कितने लोकगीत हैं, परंपराएं हैं, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है जिसके करोड़ों दर्शक हैं। फिर भी सरकार आज तक भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल नहीं कर पाई। फिर भी गूगल में भोजपुरी का अनुवाद मिलता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा टेलीविज़न में भी भोजपुरी का ऑडियंस व्यापक है। दर्शकों के मामले में ये अंग्रेज़ी, बांग्ला, उड़िया और मलयालम से कहीं आगे है और पंजाबी, मराठी, तमिल और तेलुगु के बराबर है। इस भाषा ने लाखों रोजगार पैदा किए हैं। फिर भी आज तक भोजपुरी को किसी इंसान पर थोपा गया क्या? हम मानते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषाएं सुंदर हैं, दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों का आधार हैं। उन्हें भी समझा और सहेजा जाना चाहिए। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि एक समाज और संस्कृति की पहचान होती है। उनके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जैसा हिंदी या देश की किसी भी भाषा के साथ होता है। इस पूरी पहल में सबसे पहले उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाएं समझनी होंगी और दक्षिण भारतीय लोगों को उत्तर भारतीय भाषाएं समझनी होंगी। विविधता भारत की सुंदरता है, पर विविधता की वजह से बंटना समझदारी नहीं है। हमें उन शक्तियों का साथ नहीं देना है जो उत्तर और दक्षिण भारतीयों में भेद करती हैं। इसके अलावा राजनीतिक ताकतों से प्रभावित होकर भाषा को अखाड़ा नहीं बनाना है। तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु जैसी भाषाएं इतनी सुंदर हैं तो सरकार को इन्हें वैकल्पिक विषयों की तरह पढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर किसी भाषा के साथ समझौता न हो और उसको सम्मान भी मिले। सबसे ज़रूरी बात, भाषा के लिए लोग हिंसा पर न उतरें, थोड़ा बेहतर बने।